Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, Pass Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कॉम सेट्स एनटीएस के लिए मॉक टेस्ट लेके आ गया है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपकमिंग डेज में कॉम सेट्स के किसी भी कैंपस का टेस्ट देने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट के लेक्चर को कंप्लीट देखो और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इससे पहले भी कॉम सेट्स के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम अपनी एक एंड गेम डिजाइन कर चुका है। उस एंड गेम को भी आप तमाम बच्चों ने बहुत पसंद किया और वो आप तमाम बच्चों के लिए 5 जुलाई से पहले पहले बनाई गई थी। वो आप तमाम बच्चों के लिए 5 जुलाई के टेस्ट को सामने रख के बनाई गई थी कि वो तमाम बच्चे जो कि 5 जुलाई वाला जो कॉम सेट्स के एनटीएस से देने जा रहे थे, और आप तमाम बच्चों ने देखा कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आप तमाम बच्चों के टेस्ट में एज इट इज आए। अब उसी 5 जुलाई वाले टेस्ट के अंदर से ये मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया। जो 5 जुलाई को बच्चे टेस्ट देके आए, उन्हें बताया कि हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस पे और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल ये मॉक टेस्ट पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए लेके आया है। मेक श्योर इस मॉक टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखें। और इसके अलावा एक और गुड न्यूज है आप तमाम बच्चों के लिए कि इस पूरे मॉक टेस्ट के अलावा, ये तो पूरा लेक्चर अभी मैं आपको डिटेल के अंदर करवा दूंगा, सारे एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के ये तो डिटेल में समझा दूंगा। इसके अलावा भी आप तमाम बच्चों के लिए हमने मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को। कैसे मिलेंगे? आप तमाम बच्चों ने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। जब आप तमाम स्टूडेंट्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो एक कमेंट आपको पिन हुआ हुआ नजर आएगा, वो एक्चुअली हमारे व्हाट्सएप चैनल का है। उस व्हाट्सएप चैनल को भी जाके फॉलो कर लें और उस व्हाट्सएप चैनल में जाके आप तमाम बच्चों को कॉम सेट्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के। यानी एक ही लिंक होगा, कॉम सेट्स एनटीएस के जो मॉक टेस्ट है ना, उसका आपको एक ही लिंक मिलेगा। उस एक लिंक को जब आप लोग क्लिक करोगे, ओपन करोगे ना, तो एक पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। उस पूरी पीडीएफ में आपको तमाम बच्चों को सबसे पहले तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे और नीचे उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम, ताकि आप तमाम बच्चों का जो कॉम सेट्स का एनटीएस है जो अपकमिंग डेज के अंदर आप तमाम बच्चों के लिए आ रहा है, ताकि वो आपका बहुत बेहतरीन हो जाए। अपने रिजल्ट्स, अपने जो ग्रेड्स हैं, जरूर बताइएगा कि आपके एनटीएस कॉम सेट्स वाले में कितने स्कोर है। इससे पहले बच्चों ने 93 का स्कोर निकाले, 94 95 के, जो 5 जुलाई को आप तमाम बच्चों के पास हुआ था। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसके अलावा कॉम सेट्स के अलावा, यानी कॉम सेट्स को इंक्लूड करते हुए इसके अलावा अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड 2 3 की तैयारी करना चाहते हो, एयर यूनिवर्सिटी के आप लोग सीबीटी की तैयारी करना चाहते हो 3 4 की, इसके अलावा अगर आप लोग एनयू टेक की तैयारी करना चाहते हो, नमल हो गई, इसके अलावा कोई भी और यूनिवर्सिटी है उसके एंट्रेंस की तैयारी आप तमाम बच्चे करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा आप लोग क्रैश कोर्स भी ले सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जिसकी एक मामूली सी फी होती है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए 3000 में आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे, मॉक टेस्ट भी, बुकलेट्स भी होंगी, और फिर इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत बेहतरीन लेवल पे हो जाता है। अब इससे पहले बता दूं, वो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हो ले लो, फिर आप लोगों की ये टेंशन नहीं होगी कि सर टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह कंफर्म 90+ में स्कोर आएगा। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कुछ अवेलेबल है वो भी सुन लो। आप तमाम बच्चों के लिए कॉम सेट्स की जो एंड गेम पहले डिजाइन की है उसको लाजमी जाके देखो। लिखो कॉम सेट्स एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वो वाली वीडियो आप लोग देख लो। इसके बाद ये जो लेक्चर अभी स्टार्ट करने लगे हैं इसको कंप्लीट देख लो। तीसरे नंबर पे ये जो मॉक टेस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल में, उसको सॉल्व कर लो। ये तीन चीजें लाजमी करके जाओ। आप लोग देखोगे कि आपका स्कोर 90+ में आएगा। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब ये तीनों चीजें करके जाओगे ना, तो आपके पेपर में 90 एमसीक्यूज है ना, तो 90/90 आपको आते होंगे। अब उसको ठीक करके आओ, गलत करके आओ, डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, वो इधर हमने किए होंगे। अच्छा जी, अब लेआउट आप तमाम बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने लेआउट आपको बना के देना था, तो वो लेआउट यही है कि आप तमाम बच्चों ने करना क्या है। सबसे पहले वो जो मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों को अभी ये मैं करवाने लगा हूँ, ये मॉक टेस्ट का पूरा सेशन आप लोगों ने अटेंड करना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट जो आप तमाम बच्चों को पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल में, वो सॉल्व कर लेने हैं। इसके अलावा एंड गेम देख लो। एंड गेम भी मैं आपको बता दूं, एंड गेम भी आप तमाम बच्चों ने क्या करना है, एंड गेम भी आप तमाम बच्चों ने ये जो कुछ दिन पहले आई हुई होगी वो वाली आप लोगों ने एंड गेम कर लेनी है। और इसके अलावा हमने 2025 में भी बेशुमार एंड गेम मैंने बनाई हुई हैं, वो भी जाके सुन लो अगर टाइम बचे। नहीं तो ये पहली तीन चीजें कर लो तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बेहतरीन हो सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बेसिक मैथ है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टेस्ट पैटर्न का तो पता ही होगा कि आपके एडवांस मैथ के, एडवांस फिजिक्स के, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के 10 10 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है।
मैंने यहाँ पे 20 ऐड किए होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ट पैटर्न का नहीं पता है, नहीं आइडिया, वो मैंने 10 से ऊपर वैसे एक्स्ट्रा किए। मैं आपको एक चीज दिखा दूं पहले ही, ठीक है ना। ये 20 बेसिक मैथ के तो ठीक है। अब ये कॉम सेट्स में जो एडवांस मैथ है उसके टोटल कितने आते हैं, 10 आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल 20 ऐड किए हुए हैं, ये चीज बता दूं। हालांकि मॉक टेस्ट में होने ऐसे ही चाहिए थे टोटल 90, लेकिन ये 90 से ज्यादा बनेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। अब इससे पहले अगर डिटेल में एंड गेम चाहते हो, वो इससे पहले बनाई हुई जाके वो देख लो, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथ का। अब बेसिक मैथ में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू -5 द रिजल्ट इज। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो जिस तरह के क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करते जाते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि इफ 2 इज एडिड, 2 को ऐड किया गया किस में, -5 में, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 2 - 5, तो रिजल्ट विल बी -3। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है व्हाट नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। अब देखो, अगर 31 को रिवर्स करो तो 13, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको 14 करो तो ये भी नहीं है। अगर 51 को रिवर्स करो तो ये 15 बनता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उससे बोला बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी नहीं है। अब 61 को करोगे तो 16 आता है, यस 16 का अगर आप लोग रूट लोगे तो रेडिकल इसका 4 बनता है। सो दैट इज वाई हमारे पास ये जो डेल्टा ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। फिर है अ कैलकुलेटर सेल्स फॉर RS10 आफ्टर बीइंग मार्क डाउन बाई 20%, द ओरिजिनल प्राइस वाज। अब इसकी आप लोगों ने क्या बतानी है, ओरिजिनल प्राइस। सबसे पहली चीज देखो, अ कैलकुलेटर सेल्स फॉर 10 रुपीज, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है वो कितनी है, 10, आफ्टर बीइंग मार्क डाउन 20%, यानी कि 20% उसको डाउन किया गया, तो हमारे पास उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी। अब देखो सेलिंग प्राइस उसकी 10 है हमारे पास, ठीक है। अब 20% का डाउन आया। अब मुझे बताओ 20% कहते किसे हैं, परसेंट की जगह पे आपको पता है 1/100 लगाया जाता है। जीरो जीरो से कैंसिल, 2 5 10, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 0.2। ऐसा ही है, ये 0.2 हो गया हमारे पास। तो इतना डाउन आया, इतना डाउन आया। तो ओरिजिनल प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई, अब उसकी प्राइस कितनी है, 0.2 का तो डाउन आ गया, पीछे कितना बचा, 0.8, टोटल तो 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, अगर इसका पॉइंट खत्म करेंगे बटे का बटा ऊपर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, जीरो, ऐसे ही है। फिर 2 25 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ऐसे ये तो क्या बन गया, 25/2, जो कि हमारे पास होता है 12.5। वॉट इट, 12.5। तो 12.5 कहाँ पे है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x = -1 एंड y = -2, तो इसका वैल्यू बताओ। अच्छा जी, अब एक्स स्केयर है हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्केयर -xy/y। तो यहाँ पे देखो जरा, एक्स स्केयर, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे -1, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस एक्स की जगह पे -1 और वाई की जगह पे -2, ऐसे ही है। और नीचे अगर आप लोग देखो तो वाई आ रहा है जिसकी जगह पे मैं -2 लगा लिया। अब -1 का स्केयर तो +1 बन गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -2 आ गया, और डिवाइडेड बाई -2 आ गया। अगर आप तमाम बच्चे देखो तो ये बन गया -1 अपॉन में -2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, पॉइंट, यहाँ पे देखो, दैट विल बी 1/2। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 1/2, या इसको 0.5 कह लो। सो दैट विल बी योर फाइनल फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 0.5 बन जाता है, 1.5 नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह पे एक जो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए था, दैट शुड बी +0.5। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझने पे दो ऑप्शन में एक आधे में कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 9b = 81, देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9b = 81। अब हमें 3 × 3b की वैल्यू को निकालना है। अब अगर आपको 3b का पता चल जाए तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। मैं आपको इसका एक लॉजिक बता देता हूँ। 9 को लिख सकते हो यहाँ पे क्या, 3 raised to power 2, और ऊपर b का b आ गया,
और इधर 81 लिखा हुआ है, तो इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 9, 3 3 9 इंटू 3 27। 27 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करो तो 81 है, चेक कर लो। 3 7 21, 1 टेकन 2, 3 2 6 और 1। तो बात करने का मकसद है कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 तो ये 3 रेज़ टू पावर 4 बन गया। अब यहाँ तक तो आप तमाम बच्चों को पता चल गया होगा कि ये हमारे पास इसके बराबर आ जाता है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। मतलब बात करने के कि 2b विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप बच्चों के पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गया, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि ये वैल्यू निकालना 3 × 3 रेज टू पावर b। ठीक है, ये हमने क्या निकालना है? 3 × 3 रेज टू पावर b। तो सारे स्टूडेंट देखो, 3 × 3 बाई 3 रेज टू पावर b की जगह पे 2 लगा लिया। तो अब ये 3 × 9 आ गया, और 3 × 9 कितना होता है? दैट इज 27। सो 27 विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि सी बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन को टॉस किया जाए तो जो पॉसिबल आउटकम है वो 2 रेज टू पावर n होते हैं। और अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो वो 6 रेज टू पावर n है। यानी अगर एक कॉइन को दो दफा किया गया या दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया तो फिर होगा 2 रेज टू पावर 2। तो पॉसिबल आउटकम जो टोटल बनेगी वो 4 होंगी। एक डाइस को रोल किया गया फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम, तो 6 रेज टू पावर 3। तो 6 × 6 तो 36 हो गया, 36 × 6 करोगे तो 216 हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी याद रखनी है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन को टॉस किया जाए या तो हेड आता है या टेल आता है। यानी हेड आने की पॉसिबिलिटी भी एक ही है और टेल आने की भी एक ही है। कब है? जब कॉइन को एक दफा टॉस किया जाए। तो हमारे पास हेड उसने पूछा हुआ है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है। टोटल कितनी है? 2 है। कैसे निकला? 2 रेज टू पावर 1, तो वो 2 आ गया। तो 1/2 हमारे पास इसकी टोटल पॉसिबिलिटी निकलेगी, एक हेड आने की, जब एक कॉइन को एक दफा टॉस किया जाए। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x = -4 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी? तो 2 × x² है, तो ये 2 × x की जगह पे -4 ऊपर स्केयर आ गया। तो ये 2 × -4 का स्केयर तो +16 आ गया, और ये बन गया 32। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। फिर हमारे पास है द मीडियन ऑफ दिस वन। अब मीडियन जब भी निकालना है तो एक चीज याद रखनी है, सीक्वेंस हमारा ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, जो डिफाइन सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले 12 सबसे छोटा है, फिर 22 ही आएगा, फिर 42 आएगा, और फिर हमारे पास 62 आएगा, फिर 72। तो मैंने ये यहाँ पे देखा तो बिल्कुल सीक्वेंस हमारा एक ऑर्डर में आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप तमाम स्टूडेंट्स देखो तो 42 हमारा क्या बन रहा है? दैट इज मीडियन, ये मिडल टर्म आ रही है। और अगर सीक्वेंस हमारा इवन में आ जाए तो फिर हमारे जो मीडियन है वो दो टर्म्स होती हैं। अगर इवन सीक्वेंस आ जाए तो फिर हमारा जो मीडियन होते हैं वो दो टर्म्स हैं। अगर वो दोनों टर्म्स नहीं लिखी हुई तो फिर आपने उनकी मीन लेके लिखनी है, एवरेज लेके। वो जो भी दो टर्म्स हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो वो हमारा आएगा, बेशक वो पॉइंट में हो। लेकिन वो फिर जो आंसर आएगा वो उधर सीक्वेंस में मौजूद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, मैं आपसे कहता हूँ मीडियन बताओ, और मीडियन है इसका 4 और 6, लेकिन 4 और 6 ऑप्शन नहीं है। 4 अकेला नहीं हो सकता, 6 अकेला नहीं, दोनों होने चाहिए। तो फिर इसका एवरेज लेके लिखा जाएगा, तो वो बन जाएगा 10/2, जो कि 5 है। अब 5 बजाहिर इस सीक्वेंस में मौजूद नहीं है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज। अब एवरेज कैसे लेते हैं? सबको ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल कितने हमारे पास आ जाते हैं? 11 आ जाते हैं। तो अब इसका एवरेज लेने का तरीकाकार ये है, सबको ऐड कर लो। तो ये हमारे पास बनेगा 5 + 3 + 5 +8 + 9 और 2 + 2 + 3 + 9 + 7 + 5। अलग अलग लिख लोगे तो नीचे मिस्टेक नहीं होगी, टोटल नंबर 11 है। अब सबको ऐड करो, 8 13, तो ये 21, और 30 34 और 37, और ये हमारे पास 46 46 53 55 65। तो ये बन गया 65 डिवाइडेड बाई 11।
तो ये टोटल कितना बन गया, 65 डिवाइड बाई 11। तो अब इसको करोगे तो 11 सिक्स ऑलमोस्ट होता है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट, हालांकि वैसे तो ये 5.9 है टोटल, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 6 कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज x इक्वल टू दिस वन। ये वाला क्वेश्चन आप तमाम बच्चों को बताया कि यहाँ पे ये बन जाएगा 32, इसका स्क्वायर 16 × 2 32, फिर इसका मीडियन आपको बताया, इसका 42 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि 2 इज एडेड टू -5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी -3। अच्छा जी, उसके बाद है 30% ऑफ वाई इज 10, देन वाई वैल्यू विल बी इक्वल टू। 30% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई वाई का वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास जीरो जीरो से कैंसिल होगी, तो 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। तो ये 3y विल बी इक्वल टू 100। तो y विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 9, 1 3 3 9 पॉइंट। तो मीन्स टू से कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इधर बीटा ऑप्शन में ये सारी की सारी सिनेरियो लिखा हुआ है, 33.33 बनेगा। फिर है व्हाट इज 200% ऑफ 800। तो व्हाट की जगह पे x इज इक्वल टू 200%, की जगह पे अपॉन में 100 ऑफ 800। तो ये दो जीरो से कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, तो ये टोटल बन गया 1600। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक हमारे पास है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 30 में अब एक चीज समझो कि क्या 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 6 और 15। क्या 3 कॉमन आ सकता है, आ सकता है, 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30। लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन तो नहीं है, 2 हाईएस्ट तो नहीं है, 2 से बड़ा 3 आ चुका है। 4 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 5 भी नहीं, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, कैसे भला। 6 को अगर आप तमाम बच्चे देखोगे, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो सबसे बड़ा कॉमन लिया जा सकता है। तो वैसे तो 2 भी आ सकता है, 3 भी, 6 भी, लेकिन 2 3 तो लीस्ट है, हाईएस्ट इसमें 6 है। अब इसके अलावा 12 ले सकते हो, 12 30 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब है 6 हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद हाउ मैनी मिनट्स इन 5 आवर्स। तो अब मिनट्स आवर्स, अब हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर टोटल कितने मिनट्स हैं, 60। 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स हैं। तो 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड्स होंगे, 60 × 60 3600, ठीक है। और 86 400 एक दिन में होते हैं सेकंड्स। खैर, अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है मिनट्स ऑर्स में जा रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स। अच्छा 5 आवर्स, 5 आवर्स में मिनट्स, तो ऑर्स को मिनट्स में करना है ना, तो 5 आवर्स 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो ये 300 मिनट्स बन गया, यानी 5 घंटों में 300 मिनट्स होंगे। 5 घंटों में 300 मिनट्स होंगे। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर a road is completed in 35 days by 70 men. 70 men work for 35 days, 5 days and they completed a road. How many long for 40 men? अब मुझे वैसे एक बात बताओ, 35 डेज में 70 आदमियों ने उस काम को खत्म किया है। अब अगर 40 आदमी कर रहे हैं, वैसे सोचने वाली बात है, मैं आपसे एक वैसे कॉमन बात पूछ रहा हूं कि अगर 70 आदमी 35 दिन में कर रहे हैं, अब आदमियों की तादाद ऑलमोस्ट हाफ कर दी है, तो दिन फिर ज्यादा लगेंगे ना, दिन फिर 35 के करीब के। ये 32 30 वाले तो नहीं लग सकते। नहीं समझे आप लोग, देखो ना, अगर 70 आदमी 70 मैन 35 डेज में काम करते हैं, अब आदमी कम होके 40 अगर हो जाए, तो अब डेज डबल हो जाएंगे, मतलब 70 के करीब करीब बनेंगे, है कि नहीं है, मतलब 70 60 के करीब करीब बनेंगे। तो वैसे ही कॉमन सेंस है कि वो 61 के करीब बनेंगे, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो हमारे पास रिलेशन मैन का है और डेज का है। तो सबसे पहले देखो मैन कितने हैं, 70, और डेज कितने हैं, 35 है। अब मैन 40 है तो डेज एक्स, तो इनको आप लोग इधर कर लो। तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे,
दैट विल बी 70। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो 70, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लो। 70 को अगर मैं करवा लेता हूँ 35 से, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 70 × 35 और 40 × x। तो x की वैल्यू 70 × 35 डिवाइडेड बाई 40। तो अब देख लो, जीरो जीरो से कैंसिल कर लो। 7 को 35 से कर लो। 7 5 35, 5 टेकन 3 7 321 और 324। तो 245 डिवाइडेड बाई 4। 4 6 12, 4 1 तो 61 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? फिर 18 है, y + 16 = 24 है, तो y की वैल्यू सो इजी। y विल बी 24 - 16। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? 8। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखोगे तो लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाय बोर्ड मैथ्स रूल को यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो बोर्ड मैथ्स रूल है इसके मुताबिक, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 + 15 डिवाइडेड बाई 3 - 27। तो 15 को 3 पे किया तो क्या आ गया? 5 आ गया। -27 दोनों को ऐड कर लो। 27 - 27, तो टोटल आंसर 0 हमारे पास आता है यहाँ पे। सो द राइट ऑप्शन विल बी 0। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इवन नंबर इज 66, द लार्जेस्ट नंबर इज। अब थ्री कंसेक्टिव इवन की बात हो तो एक्स है, एक x + 2 है और एक x + 4 है। अब वो कह रहा है सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इवन नंबर सम करना है, तो एक x + 2 आ गया और एक x + 4 आ गया। ये टोटल ये टोटल हमारे पास कितना है? दैट इज 66। तो 1 2 3, तो 3x + 2 + 4 6 = 66 है। तो बच्चों 3x, ये इसमें से माइनस हुआ तो 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। गॉट इट? आपने सोल्यूशन पे ध्यान देना है, ऑप्शंस पे नहीं। ऑप्शन 2 के अंदर गलत लगे हुए थे, वो मैंने आपको सोल्यूशन उसका ठीक करवा दिया। आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न सिर्फ सोल्यूशन के साथ होना चाहिए, ठीक है? ये वो क्वेश्चन है जो 5 जुलाई के पेपर में आए। इसके अलावा ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2025 में भी आए। ओके। अब इसके बाद बेसिक मैथ के बाद हमारे पास एडवांस मैथ का सेक्शन है। 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो 30% ऑफ y इक्वल टू 10 है। जीरो जीरो से कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 10 100 डिवाइड बाई 3। तो ये 33.33 आ गया, बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है, सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 36। लोअर वाला आप लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले देखो कि सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर अगर वो 36 है, एक x है और एक x + 2 है, ऑड इंटीजर ये 36 है। तो 2x will be equal to 34, तो x will be equal to 17। ठीक है। एक 17 होगा x की जगह पे और एक x + 2 वाला है ना, तो 17 + 2 19 हो जाएगा। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें 17 वाला चाहिए या 19 वाला? भाई उसने लोअर बोला हुआ है तो वो 17 वाला होगा। फिर है 25a ग्रेटर देन है। अब इसको इधर लिख लो। यहाँ पे देखो, ये बच्चों लिखा हुआ है ना कि 35, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। 25a हमारे पास ग्रेटर देन 50 है। तो अब a ग्रेटर देन कितना आ गया? 2 आ गया। a ग्रेटर देन 2 आ गया, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट इन 5z3। कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, पहले उसने बात कोफिशिएंट की है। अब हमें पता है जो स्टार्ट में लिखा होता है ये कोफिशिएंट 5 है, और एक्सपोनेंट की बात करो तो वो 3 है। तो 5 और 3 दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है। कोफिशिएंट इज 5 एंड एक्सपोनेंट इज 3।
उसके बाद है नंबर हुज रिवर्स इज परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 61 यानी 16 है। सम ऑफ रूट्स इसका बता दो। अब सम ऑफ रूट्स बच्चों कैसे लेते होते हैं? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/में a। अब माइनस तो माइनस आ गया, बी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 9 है। ये जो साइन लिखो होता है याद रखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म होती है ना वो ए के बराबर होती है, जो एक्स के साथ वाली होती है वो बी होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो अब बी की जगह पे -5 आएगा ना, तो ये बन गया +5/9। तो +5/9 हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सही है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c/में a। तो अब c देख लो, दैट इज -2, और नीचे a कितना है, वो 3 है, तो -2/3 आ गया। -2/3 वो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है ऑर्डर्ड पेयर, इसका बताना आप लोगों ने। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। ये 3 माइनस, अब आपको पता है 16 का रूट तो 4 आ गया, लेकिन साथ में ये -1 भी था, तो उसकी जगह पे आयोटा आ गया। सही है। तो मतलब 3 - 4 आयोटा है, जिसको लिख सकते हो 3 और -4। पहला रियल होता है पार्ट, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 और -4, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 3 - 4 तो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, स्प्रिंटर। ये है कि 30 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, स्टेप्स इन 54 सेकेंड्स विल बी। तो देखो 30 स्टेप्स इन 9 सेकेंड है, 30/9 मल्टीप्लाई बाई 54, ये तो यूनिट मेथड यूज हो गया है। तो 9 हमारे पास 5 × 45 होता है, और 9 6 हमारे पास 54 हो जाएगा। 30 × 6 0180 बन गया। यस। तो ये टोटल क्या बन गया, बीटा ऑप्शन 180। सही है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये टोटल एडवांस मैथ के 10 आएंगे, हम आपको 20 करवा देते हैं। -5 तो ये -3 के बराबर आ गया। a+b का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया। कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 36 से लोअर 17 वाला था। ये एक, अच्छा ये इसमें ना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये 10 के 10 ही हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ जो नई चीजें आ रही हैं वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है। कोई परेशानी के मसले की बात नहीं है। आगे है कि x² + y² = 1 रिप्रेजेंट्स। अब ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता होता है? भाई ये हमारे पास होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये h और k सेंटर है, और जब हमारा सेंटर ओरिजिन पे होता है, यही सेंटर ओरिजिन पे आ जाता है, तो बच्चों h और k का वैल्यू 0 आ जाता है। यानी h भी 0 हो जाता है, k भी 0 हो जाता है। इधर 0 0 पुट कर दो तो वो बन जाएगा x - 0 का स्क्वायर x² प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो वो क्या बन गया, y का स्क्वायर, और इक्वल टू r²। तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ दिस वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब अच्छा यहाँ पे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन सब की पावर क्या है, यहाँ पे a2 और ये सब लिखा हुआ है। अब इसका एक शॉर्टकट आप तमाम बच्चों को यहाँ पे बता देते। और वो ये शॉर्टकट है कि अगर हम सारे का सारा ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है log 2 विद बेस a, इसको पढ़ते ऐसे होते हैं, log 2 विद बेस a। अब इसको लिखने का एक अंदाज ये भी है कि log of 2 डिवाइडेड बाई log of a। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो log of 5 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, यानी log of 5 विद बेस 2, इसको लिख सकते हैं log of 5 डिवाइडेड बाई log of 2। अब इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है log of 3 विद बेस 5, क्या लिख सकते हैं, log of 3 डिवाइड बाई log of 5। अब आप एक दूसरा तरीका ये देख लें, अब इसी को, कि हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इन सब की जगह पे। अब लॉग, अब देखिएगा log 2 विद बेस a की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको लिख लो log 2 डिवाइडेड बाई log a। आगे क्या है, मल्टीप्लाई log 5 विद बेस 2, क्या लिखा हुआ है, log 5 डिवाइडेड बाई log 2, मल्टीप्लाई बाई log
3 विद बेस 5 क्या लिखा हुआ है, लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 5। अब देखो ये लॉग 5 से कैंसिल, ये लॉग 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, log of 3 डिवाइडेड बाई log of a। अब इसको जब हमने इसकी फॉर्म को ऐसे लिख लिया, तो अब ऐसे लिखा हुआ है log 3 अपॉन में a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log of 3 विद बेस ए। जो नीचे वाला होता है उसको बेस बनाते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसका लॉग आ जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू, अगर तो ए की वैल्यू 3 है, जो कि यहाँ पे मेंशन थी, log 3 into 3, ये हमारे पास 1 बन जाना था। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि 10,000 yields Rs 2200 इंटरेस्ट इन 5 ईयर, रेट इंटरेस्ट हमने बताना है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, रेट इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट हमने बताना है, दैट विल बी PTR/100। तो यहाँ पे देख लो, दैट इज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट, वो 2200 है हमारे पास। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। तो रेट हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये इससे 2 जीरो इससे कैंसिल कर लो, 500, और रेट है डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो दैट विल बी 4.4%। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाइनरी ऑपरेशन से पूछा गया है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन होगा इसका। आगे फिजिक्स के क्वेश्चन जरा देखिएगा। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हो या चेंज इन मोमेंटम हो या इम्पल्स हो, सबका यूनिट सेम होता है और वो होता है न्यूटन सेकेंड, बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, एक बॉडी किधर जाना चाहती है, टेंजेंट टू सर्कल जाना चाहती है। ठीक है, और उस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर हो जाती है सर्कल पे, और ये टेंजेंट टू सर्कल लीनियर वेलोसिटी, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन इसका बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड को बता रहा होता है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर होगा। फिर व्हाट इज द फार्मूला फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर है व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर होता है, रेजिस्टेंस का ओहम है लेकिन रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर होता है, जिसको रो बोला जाता है। उसके बाद है आर इज इक्वल रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ से अगर हमने रो निकालना है तो आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, दैट इज वेबर, या ये न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। और जो बी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर या टेस्ला। और इसका होता है वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट हमारे पास क्या होगा, दैट इज वॉट हार्स पावर। हार्स पावर भी होता है, किलोवाट भी, ऑल ऑफ अबव, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इंडिपेंडेंट होते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट के। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, भाई टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे चीजों को दायरे में घुमा रही है, हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगती है। बॉडी टेंजेंट टू सर्कल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स हमारे पास इधर लग रही है, बॉडी इधर जाना चाहती है, एंगल 90 है। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हम फोर्स इधर को लगा रहे हैं हैंड की तरफ, और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स पे देखें तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर लग रहा होता है, तो मूवमेंट आर्म की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, आर की वैल्यू जीरो। एंगल तो बेशक 90 बने,
तो वो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जीरो, और टॉर्क भी क्या होता है, जीरो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम सी लेवल पे होती है। उसके बाद जीरो हो जाती है सेंटर पे। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमारे पास जो यूनिट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ईटा का। फिर व्हेन अ बॉडी सेंटर ग्रेविटी डिक्रीजेस इट विल विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो जाए तो ये स्टेबल होता है। द बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम, ये एमिट होते हैं न्यूक्लियस में से, द न्यूक्लियस। उसके बाद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो ये पूरे का पूरा उसका फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, अल्फा ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, अब जो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगा वो लेस आयोनाइजिंग होगा। तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग गैमा पार्टिकल है, लेकिन उसकी आयोनाइजेशन कम है। अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन बहुत कम है। बीटा पार्टिकल की मॉडरेट सी पेनिट्रेशन है और मॉडरेट सी आयोनाइजेशन है। लेकिन जो गैमा रेडिएशंस उनकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और आयोनाइजेशन उनकी बहुत कम है। तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल तो गैमा रेज होगा, बी ऑप्शन में है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द एसआई यूनिट द कैंडेला इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोला जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट्स के केमिस्ट्री के बारे में। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33 रिजेम्बलेंस इन इट्स केमिकल बिहेवियर विद एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, अब वो किसके साथ शो करेगा भाई, याद रख लो। जिसका अगर हम बात करें ना कि एटॉमिक नंबर अगर उसका 33 है, तो केमिकल बिहेवियर बेसिकली जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। तो एलिमेंट अगर एटॉमिक नंबर उसका 33 है तो वो आर्सेनिक होगा, तो ये ग्रुप 15 में है। और फास्फोरस भी 15 में है, तो 15 वाले के साथ शो कर रहा होगा। तो ये आर्सेनिक का होता है हमारे पास 33, तो वो फास्फोरस वाले के साथ शो करेगा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। उसके बाद है मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज, उनको हम क्या बोलते होते हैं, उनको हम बोलते होते हैं कि वो बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। एक्सेप्ट ऑफ फॉर हीलियम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैस तो 8 होते हैं। ठीक है, वैलेंस आखिरी शेल में 8 होते हैं, हीलियम के 2 होते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होता है, हीलियम 4 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है। ठीक है, 1s2 है, और ये एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे कन्फिग्रेशन होती है। दो ही ऐसे एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट को फॉलो करते हैं, बाकी सभी ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली एंड फॉर्म अ कैटाइन, सबसे ज्यादा कौन आसानी से लूज कर देगी इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कैल्शियम। अब कैल्शियम ग्रुप 2 के अंदर है तो वो ज्यादा रेडली कर देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जिसकी हमारे पास लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, तो वो डेल्टा ऑप्शन है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को बात करें तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बढ़ता है। तो ये दूसरे में और बाकी सारे आगे हायर पीरियड्स में आ रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए कम होती है। फिर हमारे पास है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डाउन द ग्रुप। भाई डाउन द ग्रुप अगर हम बात कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी की बात करो हेलोजेंस की तो वो भी डिक्रीज होती है। ऊपर फ्लोरीन वगैरह ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे आयोडीन एस्टेटीन वगैरह कम रिएक्टिव है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज the ionization state, the oxidation state of chromium in K2Cr2O7 is, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो यहाँ पे K2 यानी क्रोमियम की बतानी है 2 इंटू पोटासियम की +1 हो गई, प्लस क्रोमियम की बतानी है 2 इंटू इसको x कह लो, +7 इंटू इसको -2 कह लो, ओवरऑल चार्ज नहीं है तो जीरो के इक्वल।
तो ये 2 + 2x - 14 बराबर है 0। तो यहाँ पे अगर 2x की बात करूँ तो ये 14 उधर चल के प्लस हुआ और ये 2 उधर चल के माइनस हो गया। तो 2x विल बी इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी +6। Which of the following has the same molecular and empirical formula? Which of the following has the same molecular and empirical formula? Molecular and empirical formula अमोनिया का भी सेम वही है, CO2, और सुक्रोज का भी, इसको सुक्रोज बोलते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा ऑप्शन को चूज कर लेंगे, दैट इज द बेस्ट चॉइस। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। हाइड्रोजन गैस इज एक्चुअली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दैट इज यूज्ड इन अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनॉल एंड ऑल ऑफ अबव यू कैन से। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट offers faster access speeds than dial up connection. That one is what? That is fiber optic service. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज व्हाट रेफर्स टू सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजाइन, दैट इज कैलीग्राफी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन कि it is used by public and private enterprises to publish and stock financial information with each other and industry analysis across all computer platform and the internet. That is extensible business reporting language. B option is the right option. उसके बाद है हमारे पास which computer memory used for storing programs and data currently being processed by central processing unit, that is internal memory. फिर computers that control processes accept data in a continuous feedback loop. उसके बाद है हमारे पास चार्ल्स बेबेज वाज अ चार्ल्स बेबेज वाज अ मैथमेटिशियन। उसके बाद है हमारे पास ये आपकी बुक लाइंस हैं एग्जैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following service was responsible for transition from first to second generation computer? That was transistor. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। A computer is an intelligent machine can get tired easily, may forget if you get none of the above। ठीक है, इसका हमारे पास कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, इट इज सिंपली फॉलोज इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स को फॉलो करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर प्रोग्राम इसका किया जाए तो ये इटसेल्फ, और ये इंटेलिजेंट नहीं है, यानी इट इज नॉट इंटेलिजेंट, इसको समझाना पड़ता है कुछ चीजें। व्हाट इज ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या बात ठीक है? दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ ऑपरेशंस इन अ सेकेंड्स। आगे a dumb terminal cannot be programmed by the user, alpha option is right option। is that clear? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट वन इज इंग्लिश। ठीक है, यानी कि वर्बल रीजनिंग। आवर बॉडी नीड्स डैश टू मेक इनफ ग्लूकोज। आवर बॉडी नीड्स इनफ फूड। उसके बाद है हमारे पास शी डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। वी डिसाइडेड टू डैश, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है आईएनजी वाली, रिटेन। उसके बाद ड्यूरिंग राइडिंग द हॉर्स डैश शी फेल डाउन। राइडिंग द हॉर्स रेकलेसली, तो यहाँ पे उसके स्पेलिंग होंगे RECKLESSLY। ठीक ठीक है, विदाउट एनी केयर, ये इसका मतलब होता है। देर इज नो पॉइंट डैश गोइंग देयर, देर इज नो पॉइंट, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास ईडीएम है ना, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, तो इन होगा, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर।
नेक्स्ट है द इंजर्ड प्लेयर वाज टेकन डैश फील्ड, वाज टेकन ऑफ, मतलब उसको फील्ड से बाहर निकाला गया, ऑफ मतलब हटाना। द बॉक्स इज डैश ग्रीन आउटसाइड एंड व्हाइट इनसाइड, द बॉक्स इज पेंटेड, सी ऑप्शन। उसके बाद है देयर बीइंग नो एविडेंस अगेंस्ट हिम ही वाज एक्विटेड डैश टू चार्ज्ड, ही वाज एक्विटेड ऑफ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट इज the counter clerk was very busy and dash not pay any dash to Ahmed's request. The counter clerk was very busy and was very busy तो did आएगा ना, can तो नहीं आ सकता did। pay any pay attention to आएगा, pay attention to Ahmed's request, तो ये अल्फा ऑप्शन में ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, your behavior is not compatible dash the rules, your behavior is not compatible with the rules। उसके बाद only in extremely dangerous situation dash stopped, that is will be, यहाँ पे हमारे पास इसका बनेगा that will be, ये इसका हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा will the printing presses be stopped, only in extremely dangerous situation will the printing presses be stopped। He is so bad tempered that he has dash friends, he has few friends। उसके this paper intends to fearlessly dash all forms of corruptions and falsehood in public life, that is expose। उसके बाद है if I were you I dash be careful with my words, if I were you I would be option, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, लेबर ऑल्सो was very restive and in some of the big industrial centers they were becoming aggressive as attempts were made to reduce wages। उसके बाद है हमारे पास he used to, next is he used to point the victory in any field needs dash courage, needs stress, he used to stress the point that victory in any field needs immense courage। उसके बाद है I say good morning dash to father and mother, I say good morning to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट इज एसेंशियल, ये मेरे ख्याल में 5 जुलाई वाले पेपर में भी आया हुआ है। इट इज एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स डैश a मिनिमम ऑफ ए मास्टर्स डिग्री, इट इज एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स हैव, हाँ जी ऑल टीचर्स हैव आएगा यहाँ पे, ऑल टीचर्स हैव, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओके, यहाँ पे अगर हम करें इसको तो दैट विल बी हैव, अल्फा ऑप्शन। फिर है हमारे पास आफ्ताब डैश अ बाइसाइकिल, आफ्ताब इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, फिर डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स, ओनली अ फ्यू नेशंस एक्सपोर्ट डायमंड्स। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का आ जाता है, जैसे है पहले समय इन अ बर्ड शॉप डिफरेंट कलर्स ऑफ पैरट्स ऑक्यूपाई ऑल 10 cages ऑन अ रैक, ईच केज इज completely occupied by a parrot category, yellow parrots occupy 1 cage, blue parrots occupy 2 cages, green parrots occupy 3 cages, white parrots occupy 4 cages। ब्लू पैरेट्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट केजेस हैं, यानी ब्लू जो होंगे ना वो ऐसे एडजेसेंट आपस में होंगे, ये ब्लू, ब्लू के हैं टोटल कितने हैं, ब्लू पैरेट 2 cages हैं। उसके बाद ब्लू एंड व्हाइट पैरेट्स आर नॉट ऑन एडजेसेंट एजेस, यानी ब्लू अगर ये है ना तो व्हाइट जाके इधर कहीं पे होंगे। उसके बाद टॉप एंड द बॉटम केजेस आर ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन, उसके बाद येलो एंड ग्रीन पैरेट्स आर नॉट ऑन एडजेसेंट, इफ येलो पैरेट्स आर ऑन केज 5 एंड ब्लू इज ऑन केज 4 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इसमें से हमारे पास कौन सी बात ठीक होगी। तो येलो 5 पे है और ब्लू 4 पे है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो वाई येलो को कह लो वो केज 5 पे है, ब्लू केज 4 में है,
तो ब्लू पेयर एडजेसेंट होना चाहिए, दो ब्लू हैं तो वो 3 और 4 पे होंगे। तो ब्लू 5 पे नहीं हो सकता क्योंकि येलो 5 पे है। तो ग्रीन ऑलरेडी 1 और 10 पे है, तो थर्ड ग्रीन जो है वो 4 पे नहीं हो सकता, वो ब्लू है। तो 6 हमारे पास येलो के एडजेसेंट होगा। तो जो हमारे पास थर्ड ग्रीन होगा वो 2 होना चाहिए। तो इससे हमारे पास जो 4 वाइट्स है ना, वो रिमेनिंग पोजीशन यानी कि 6, 7, 8 और 9 को फिल करते हैं। तो फुल इनकी अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होगा, केज 9 का वाइट होगा। तो हमारे पास जो ई है कि केज 9 इज ऑक्यूपाइड बाई वाइट, ये ई वाला हमारे पास बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेट्स दैट कैन नॉट ऑक्यूपाई केजेस 2, 3 एंड 4। वो नहीं कर सकते, कौन से देखो। वो पूछ रहा है कि ऑक्यूपाई 2, 3 और 4 को कौन नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास इसमें जो बनेगा दैट विल बी ग्रीन, वाइट और येलो। ये डेल्टा वाला, ये इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकेगा। आप इसका टेबल बना के ना कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इफ केज 2 इज ग्रीन पैरेट एंड केज 3 एंड 4 आर वाइट पैरेट्स देन येलो पैरेट्स मस्ट बी इन विच केज। येलो किस में होने चाहिए? अगर 2 ग्रीन है, 3, 4 वाइट है, वेयर मस्ट येलो बी, येलो किधर होना चाहिए? तो गिवन हमारे पास क्या है कि ग्रीन हमारे पास 1 में है और ग्रीन हमारे पास 2 में है, ठीक है। वाइट जो है वो 3 पे है, वाइट जो है वो 4 पे है, ठीक है। तो हमारे पास इससे क्या पता चला, और जो फिर हमारे पास ग्रीन होगा वो फिक्स होगा 1, 2 और 10 पे। रिमेनिंग जो स्लॉट्स हैं वो 5, 6, 7, 8 और 9 बची। तो एडजेसेंट ब्लू पेयर होना चाहिए, 1 येलो होना चाहिए और रिमेनिंग 2 वाइट्स होने चाहिए। तो ब्लू को अगर हम 6, 7 पे रखें तो इससे हमारे पास जो वाइट है ना वो ब्लू के एडजेसेंट हो जाता है और वो पॉसिबल नहीं है। ब्लू को 7, 8 पे रखें तो इससे वाइट एडजेसेंट ब्लू के हो जाता है, वो भी इम्पॉसिबल है। तो ब्लू को अगर 8, 9 पे रखें तो इससे वाइट 5वें और छठे पे होता है। और वाइट की जो पोजीशन बनेगी वो 3, 4, 5 और 6 बनेगी। जो रिमेनिंग स्लॉट होगी वो 7 होगी जो येलो की हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जो 7 है ना वो येलो का होगा। येलो पैरेट का केज कौन सा बनेगा, वो 7 बनेगा। तो ये असाइनमेंट हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के, इसके अलावा भी बेशुमार आपको असाइनमेंट करवाई हुई एनालिटिकल रीजनिंग की। लेकिन इधर मॉक टेस्ट में भी ये एक ऐड की है ताकि आपको उससे अंदाजा हो जाए। उसके बाद ये आप तमाम बच्चों के पास नेक्स्ट आ जाती है। ड्यूरिंग 2006 फ्रॉम जनवरी थ्रू जून द चेयरमैन ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट विल बी ऑन लीव। द डीन ऑफ द कॉलेज ही आस्क्ड each of the 6 college professor department A, B, C, F, H, and N to serve as acting chairman during these months. The physicist can decide the order in which they will serve subject only to the following criteria established by the dean। पहला है कि C will serve as chairman in February, यानी C जो है वो फरवरी में करेगा। A जो है will serve chairman before हामिद does, यानी A पहले आ जाएगा उसके बाद में हामिद आएगा। उसके बाद है B एंड F will serve as chairman in consecutive months। जो B है और F है ये इकट्ठे आएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल इकट्ठे। या आप इसको F और B कह लो। जबकि ए और एच का मतलब एडजेसेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एच से पहले ए आएगा, यानी ए विल सर्व एज चेयरमैन बिफोर हामिद डज। ठीक है, हामिद से पहले पहले। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर वुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी। तो जनवरी में कौन करेगा जरा उसको देखो। वो कह रहा है कि जनवरी के महीने में कौन इसको ना वो करेगा सर्व। तो पोजीशन हमारे पास सी की जो है वो फेब्रवरी, यानी सेकंड पोजीशन फिक्स है। तो अब वो देखो वो कितने मंथ के लिए जा रहा है। टोटल 6 मंथ हमारे पास है, तो यहाँ पोजीशन उसको अलॉट कर लेते हैं कि जो चौहान है, जो सी है वो सेकंड पोजीशन पे है। ए हमें से पहले होना चाहिए, बी और एफ मस्ट बी कंसेक्टिव एडजस्टमेंट, यानी हर एक दफा ही वो सर्व करेगा। अगर हमारे पास चौहान फेब्रवरी में फिक्स है, ठीक है, तो अब जो चौहान है वो तो नहीं हो सकता, चौहान तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद अगर बिलाल और सरफराज अगर जनवरी में है तो उन्हें कंजेक्टिव पार्टनर वुड हैव टू बी इन फेब्रवरी, उनको फेब्रवरी में आना चाहिए, जबकि फरवरी में तो ऑलरेडी चौहान है। तो बिलाल और फराज तो जनवरी में नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? बिलाल और फराज तो इकट्ठे आएंगे ना। तो जनवरी में अगर बिलाल आ गए तो फराज फरवरी में आना चाहिए, जबकि फरवरी में तो चौहान बैठा हुआ है। समझ में आ रही है बात?
और फराज भी जनवरी में नहीं हो सकता, नहीं तो फरवरी में बिलाल को जाना पड़ना है, और वो फरवरी में तो चौहान का फिक्स है। तो इसका मतलब है फराज और बिलाल भी नहीं हो सकते। सो राइट ऑप्शन विल बी नोमान। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर है इन हाउ मेनी वेज कैन बी शेड्यूल मेड अप ऑफ इफ नोमान हैज टू सर्व एज चेयरमैन इन मई। इन्हें देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब वो कह रहा है कि इन सब को आप ऐसे कैटेगराइज कर लो कि मई के अंदर नोमान ने सर्व कर लिया, फेब्रवरी में चौहान ने कर लिया, फराज और बिलाल ने इधर कर लिया। ठीक है, फराज और बिलाल ने इधर कर लिया सर्व। तो पीछे हमारे पास बचता कौन है? पीछे अख्तर बचता है, और अख्तर हमारे पास जनवरी में आएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी वेज, तो वो टोटल हमारे पास वेज कितने बन सकते हैं? वो वेज कितने बन सकते हैं? ए सी। अच्छा, अब आप एक और ये भी तो कह सकते हो सर, ए सी। अब इधर फराज है, पहले बिलाल को कर लें, बाद में फराज कर लो, बाद में नुमान कर लो, बात तो सेम ही है, क्योंकि फराज बिलाल इधर भी एडजेसेंट है, इधर भी एडजेसेंट आ रहे हैं, तो दो टोटल वेज बन सकते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है इफ नुमान सर्व्स इन अप्रैल ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। सब इसमें ट्रू हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता। अगर नुमान अप्रैल में करे तो आप इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे कर लो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये टोटल हमारे पास ये वाली पोजीशन इसकी बन गई, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने क्या कंडीशन लगाई? नुमान सर्व्स इन अप्रैल। तो नुमान अप्रैल में कर रहा है, विच कैन बी फॉलोइंग बी ट्रू एक्सेप्ट। सब ट्रू है, बाकी नहीं। अख्तर सर्व्स इन जनवरी, क्या अख्तर जनवरी में कर सकता है? अगर अख्तर को जनवरी में रखें, सी इधर आ जाएगा, और आगे फराज और यहाँ पे इकट्ठे ही आ जाएंगे। क्या ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है यहाँ पे? तो ये हमारे पास, उसने बोला ऑल कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पेसेस खाली हैं। हामिद सर्व्स इन मार्च, अगर हामिद मार्च में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाती है, दो एडजेसेंट एफ और बी को मिल जाएंगे। आगे है कि बिलाल सर्व्स इन मई, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, साथ फराज आ जाएगा। हामिद सर्व्स इन जून, ठीक है, अगर हामिद जून में आ जाए इधर, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बन सकती, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है इफ बिलाल सर्व्स इन मई, व्हाट इज द लेटेस्ट मंथ इन विच अख्तर कुड सर्व। अगर हम अख्तर किस महीने में सर्व कर सकता है, जो वो कह रहा है कि लेटेस्ट मंथ में। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज कि अगर हम यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून कर लें, तो यहाँ पे जरा देखें, उसने कंडीशन जो सेट की हुई है वो क्या है? कि बिलाल सर्व्स इन मई। तो यहाँ पे बी को लिख लिया। अब यहाँ पे या एफ आएगा या यहाँ पे एफ आएगा एक जगह पे। उसके बाद हमारे पास है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एफ लगा लूं और इधर हामिद को लगा लूं, और साथ में अब हम लगा लें अख्तर को, और साथ में हम चौहान फरवरी में आएगा और नुमान जनवरी में आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास देखें, लेटेस्ट वो पूछ रहा है कि अख्तर कैंसर, अख्तर लेटेस्ट किस में कर सकता है? वो ये मार्च में कर सकता है, इससे पहले नहीं। तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल। एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, इसमें से कौन सी बात ठीक नहीं हो सकती है? तो अख्तर एंड नुमान सर्व इन कंसेक्टिव मंथ, ये कंसेक्टिव मंथ में नहीं हो सकते हैं। अब ये वाली असाइनमेंट है, दो मैंने आपको करवाई है, इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये दो असाइनमेंट आप लोगों को मैंने करवाई हैं, दो आप लोगों के जिम्मे लगाई हैं। और इसके अलावा मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करना, जो कि आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन हुआ हुआ नजर आएगा, उधर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। वेरी बेस्ट विशेष जिन बच्चों का कॉम सेट्स का एनटीएस है अपकमिंग डेज के अंदर, तो ये पूरा मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो पीयू के राउंड 2 3 के, उसके लिए हमारे बैच के भी हिस्सा बन सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।